हर हर महादेव साथियों, आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तेरे संग यारा प्राची। मोहित के साथ इटली आ गई थी और वह उसके वेनिस वाले घर में रह रही थी। इधर मोहित रूम में अपने बिजनेस को फैलाने की कोशिश में लगा हुआ था। उसने रूम में एक होटल डाल दिया था जिसके पैसे उसके पिता ने दिए थे। उनका कहना था कि तुम अपने साथ प्राची को भी लेकर जाओ, लेकिन मोहित इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। शकुंतला जी अपने बेटे की फितरत जानती थी। वह जानती थी कि उनके पति ने जो रोक टोक मोहित पर लगाई है, उसके कारण ही यहां से रोम भागना चाह रहा है। फिर प्राची अगर रोम गई तो उसकी आजादी नहीं मिलेगी और वह गुस्सा करेगा। इसलिए पहले ही उन्होंने बीच बचाव करके कहा, अभी अभी बहू घर पर आई है, कम से कम हमारे घर के रीति रिवाज देखेगी, समझेगी, ऐसे कैसे उसे छोड़ दे। वैसे ही छोड़ दो जैसे कि तुम यहां पर आई थी। तुम जब इंडिया रुककर अपने घर के रीति रिवाज समझी नहीं, तो ये इटली में रहकर क्या सीख लेगी। और वैसे भी जो सीखना था वह ये 2 साल इंडिया रहकर सीख चुकी है। अब जब यहीं पर रहना है तो यहां का रहन सहन सीखें। वेनिस में रहे या फिर रोम में क्या फर्क पड़ता है। शकुंतला जी का मुंह बन गया था, लेकिन मोहित ने प्राची के साथ इमोशनल ड्रामा खेल दिया। मम्मी का बहुत दिल करता था कि वह अपनी बहू के साथ रहे, इसलिए मम्मी तुम्हें जाने नहीं देना चाहती है। तुम कुछ दिन के लिए रुक जाओ, मैं वहां सेटल करके तुमको ले जाऊंगा और फिलहाल में मैं हर हफ्ते आया करूंगा। तुम डैड से बात करो। मोहित ने प्राची को आगे करके अपना दांव खेला। तुम बात को समझ नहीं रही हो बेटा। मोहित के डैड बहुत कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन क्या बोलते। संस्कार के साथ साथ लिहाजा का पर्दा सामने पड़ जाता था। यह बात अलग थी कि उनके बेटे और पत्नी ने इस मोड़ कर कहीं फेंक दिया था। एक गहरी सांस छोड़ते हुए उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे की तरफ देखा। ठीक है, लेकिन केवल 6 महीने, उसके बाद तुम इसके साथ रूम में रहना। हम हर हफ्ते आकर तुमसे मिल लिया करेंगे। उन्होंने बीच का रास्ता निकाल लिया। मेरी एक नजर हमेशा तुम पर बनी रहेगी। उन्होंने मोहित के कंधे पर हाथ रखा। जी। मोहित ने सर झुका लिया था। रोम आने के बाद मोहित को फिर से खुली आजादी मिल गई थी। वेनिस में तो बहुत रास्ते पर रहता था क्योंकि पिता की रोक टोक थी, पर यहां पर ना पिता की रोक टोक थी और ना ही पैसे की कमी। उन्होंने जितने पैसे उसे बिजनेस में लगाने को दिए थे, उसके आधे पैसे उसने बिजनेस में लगाए और बाकी अपनी अय्याशी में उड़ाना शुरू किया। 6 महीने बीतते बीतते मोहित के डैड की तबीयत सच में बहुत ज्यादा खराब हो गई। वेनिस का बिजनेस जो होटल चैन था, उन्होंने बढ़ाया था। उसी को देख रेख करने में उन्हें अब मोहित की जरूरत महसूस हो रही थी, पर मोहित रोम छोड़कर आ नहीं रहा था। अब तो वह हर हफ्ते भी आना बंद कर चुका था। महीने में एक दिन आता था, वह भी 4-6 घंटे में निकल जाता था। पिछले 1 साल में प्राची सास ननद के सारे अत्याचार झेल चुकी थी। शकुंतला जी जब बोलने पर आती थीं, तो उसके पिता को भिखारी कंगाल जैसे शब्दों के साथ साथ गालियां देने में भी नहीं पीछे हटती थीं। मुंह बंद कर कर वह घर के सारे कामों के साथ उसके अपनी ननद के बेटे की भी जिम्मेदारी उठा रही थी। अपने घर फोन जब करना चाहती थी तो आईएसडी कॉल महंगे होने का रोना रोया जाता था, जबकि व्हाट्सएप से फ्री कॉलिंग थी। घर वाले जब फोन करते थे तो उससे इटली के बारे में जानना चाहते थे। दूर बैठी हुई बेटी से ममता जो हो गई थी, पर यहां पर तो फोन आते ही सबके चेहरे बन जाते थे। कई बात तो ऐसा हुआ जबकि शकुंतला जी ने जबरदस्ती उसके हाथों से फोन छीनकर ऑफ कर दिया। प्राची कुछ बोलना चाहती थी तो उसे बच्चा थमा दिया जाता था। इसके काम करने के लिए तेरे बाप ने नौकर नहीं आ रखा, बल्कि हम तुझे ही लेकर आए हैं। कुछ भी बोलने का फायदा नहीं था, क्योंकि जिसका हाथ पकड़कर आई थी उसी इन लोगों को शह देकर रखा था। एक दिन प्राची का मन बिरयानी खाने का हो रहा था। उसने घर में सबसे पूछा कि कौन खाएगा। सबने ना कह दिया। इंडियन कचरा तुम ही खा सकती हो, हमारे गले से नहीं उतरेगा। प्राची ने अपने लिए बिरयानी बनाई। बाकी लोगों के लिए इटालियन फूड थे, लेकिन जब खाने की बारी आई तो बर्तन खाली था। प्राची का सब्र जवाब दे गया। किसने खाया? प्राची ने गुस्से में पूछा। मुझे भूख लगी थी। रीता सामने आई। तो फिर अपने लिए बना लेना था ना, या फिर मुझे कहती मैं 2 लोगों का बनाती। प्राची ने कहा। बस इतनी सी बात थी और इतना हंगामा हुआ कि शकुंतला जी ने रोना धोना शुरू कर दिया। मेरे जीते जिंदगी मेरे ही घर में मेरी बेटियों को खाने भी भरपेट नहीं मिल रहा है। इंडिया से यही सीख कर आई है।
इतना मना किया था कि इंडियन बहू मत लो, लेकिन मेरी सुनता कौन है। मेरे गले में घंटी बांधकर चला गया है। भीख मांगो के घर की आई है, आखिर अपने घर का असर दिखला ही दिया इसने। इसके घर में बेटियों को भरपेट खाने को ना मिलता था। इतना सब कुछ सुनाने के बाद प्राची तो बोलकर अफसोस कर रही थी कि उसने अपने लिए बिरयानी बनाई ही क्यों। बात मोहित के डैड तक पहुंच गई। पिछले 1 साल से उनके कानों में दिन रात प्राची की इतनी शिकायत जा रही थी कि वह परेशान हो चुके थे। उनको बस इसका यही समाधान लगा कि मोहित प्राची को अपने साथ लेकर जाए, पर मोहित ले जाने को तैयार हो तब ना। तब उन्होंने प्राची को अपने साथ काम पर लगना शुरू किया। हालांकि इसके लिए मोहित तैयार नहीं हो रहा था, पर वह खुलकर अपनी डैड का विरोध भी नहीं कर सकता था, और इस बार उसकी मदद के लिए प्राची भी आगे नहीं आई। तुमको जब पूरी जिंदगी घर के काम करने हैं तो तुम बिजनेस करना क्यों चाहती हो? बात मेरे चाहने और ना चाहने की नहीं है। तुम यहां पर रहते नहीं हो, मैं अकेली बोर हो जाती हूं। तो घर के काम किया करो ना। सब कुछ मॉम को करना पड़ता है। वह मुझसे कहती नहीं है, लेकिन वह थक जाती है। मॉम को कुछ नहीं करना पड़ता। इस ब्लेम पर तो प्राची से कुछ कहा ही नहीं गया। ठीक है, जो जी में आए करो, मुझसे बात मत करो। मोहित करवट फेर कर सो गया। प्राची कुछ नहीं बोली, और अगले दिन अपना गुस्सा दिखाने के लिए सुबह सुबह ही रोम चला गया। प्राची का दिल काम शुरू करने का नहीं हो रहा था, लेकिन डैड को ना नहीं बोल सकती थी। उसने ऑफिस जाना शुरू किया। 2-3 महीने बीते थे, पर मोहित ने प्राची से बात करना बंद कर दिया। उसका फोन भी नहीं उठाता था, नहीं वेनिस आता था। प्राची को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह तो सीधे काम छोड़ना चाहती थी, लेकिन अपने ससुर को क्या कहकर समझाती। शकुंतला जी अच्छा खासा गुस्सा कर रही थी। प्राची के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी पड़ गई थी, पर किसी को इससे कोई सरोकार नहीं था। इधर मोहित का रोम का बिजनेस डूबने के कार्य पर था। उसने जुआ सट्टा जैसी चीजों में भी पैसा लगाना शुरू कर दिया था। शराबी और अय्याश वह पहले से ही था, जिसका नतीजा यह हुआ कि उसे पर कर्ज होने लगे, और उसे कर्ज को भरने के लिए वह वेनिस से एक मोटी रकम अपने रोम के खाते में ट्रांसफर करता था। उसके डैड को उसकी खबर लग चुकी थी, इसलिए पहले जो अकाउंटेंट था उसको हटाकर उसके डैड ने यह जिम्मेदारी प्राची को दे दी थी। बार बार जब वह प्राची के लिए पैसे के लिए फोन करने लगा, तो प्राची ने उसे डैड से पूछने के लिए कहा, जिस पर उसने प्राची पर बहुत बुरी तरह से गुस्सा किया। मजबूरी में प्राची ने अपने अकाउंट के पैसे उसे दे दिए, लेकिन इस ट्रांजैक्शन की भी खबर मोहित के पिता को बैंक से लग गई थी। उन्होंने उसी समय मोहित को बुलाया। घर में एक जबरदस्त मीटिंग हुई। आखिर तुम्हें इतने पैसों की क्यों जरूरत पड़ी? मैं अपने होटल का एक चैन और खोलना चाहता हूं, उसके लाइसेंस के लिए मुझे पैसे देने थे। मोहित ने झूठ कहा, जबकि सच्चाई इससे बहुत अलग थी। उसने अपने होटल में इटली के सबसे बड़े माफिया को एसेस दे दिया था। ऊपर से नाम और स्लोगन भले ही द गोल्डन इटली का था, अंदर से सब कुछ माफिया का काम हो रहा था, जिसकी भनक उसके पिता को नहीं थी। रोम के बिजनेस को बढ़ाते हुए देखकर वह खुश थे कि मोहित को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। अब वह उसे पर परिवार की जिम्मेदारी डाल रहे थे। ओके, काम तुम्हारा बढ़ रहा है। उसको संभालने के लिए तुम्हें प्राची को लेकर जाना चाहिए। हैरानी की बात थी कि इस बार मोहित ने बिना किसी ना के प्राची को अपने साथ ले आया। 2 साल में मायके वालों के व्यवहार का पता लगा तो इन 2 सालों सास ननंद के अत्याचार हो चुके थे। उनका असली चेहरा सामने आ गया था। अब पति की बारी थी। रोम आने के बाद प्राची के सामने मोहित की हकीकत खुलनी शुरू हुई। यहां घर में एक लड़की पहले से ही रहती थी। वह फ्रांसीसी थी। मोहित से पूछा तो उसने उसे हाउस सुपरवाइजर बताया, लेकिन प्राची इतनी नासमझ तो नहीं थी। भला हाउस सुपरवाइजर को अपने साथ पार्टी में लेकर कौन जाता है, बीवी को घर छोड़कर? प्राची ने सोचा था कि मोहित उसे यहां लेकर आया है तो अपने साथ रखेगा, ऑफिस का काम भी उसके जिम में आएगा। लेकिन मोहित ने तो प्राची को घर में बंद करना शुरू किया। वह और उसकी गर्लफ्रेंड घर से बाहर निकल जाते थे और प्राची को ताले में बंद करते थे। एक बार प्राची ने इसके लिए हंगामा किया तो मोहित ने उसका फोन भी छीन लिया। यहां तक कि वेनिस में उसके डैड से कांटेक्ट के भी सारे साधन तोड़ दिए। मैं वाइफ स्वैपिंग, जुआ खेलता हूं। अगर तुम यह सब कुछ कर सकती हो तो मेरे साथ चलो, वरना उससे अच्छा है कि तुम यहीं घर पर बैठो। प्राची की तो आंख बाहर होने को आई थी। वह इतना गिरा हुआ इंसान होगा
ये तो वह सोच भी नहीं सकती थी। प्राची की एक कजन प्रीतिका यही रोम में रहती थी। वह एक दिन जब प्राची से मिलने आई तो प्राची चाहकर भी दरवाजा नहीं खोल सकी, क्योंकि उसके पास चाबी ही नहीं थी। प्राची की हालत बिल्कुल पागलों के जैसी होने लगी थी, क्योंकि मोहित उसे घर में बंद करके भूल चुका था। हंगामे के बाद ही मोहित ने अपनी गर्लफ्रेंड को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था और प्राची घर में अकेली रहती थी। कोई नौकर नहीं, जरूर का सामान भी उम्मीद से कम। न जाने कितना अरसा बीत गया था। महीने में बस एक आदमी आता था और वह खाने पीने का सामान रखकर चला जाता था। दूध फल जैसी चीज तो गायब हो गई थी। प्राची को तो समझ में नहीं आ रहा था कि इंडिया से उसके परिवार वाले या फिर मोहित के डैड ही क्यों नहीं उसको यहां से निकलते हैं। पागल की तरह बस खिड़की से बाहर देखती रहती थी। घर में एक लैंडलाइन फोन था, इनकमिंग की सुविधा से था। एक दिन वह आदमी जो सामान रखने के लिए आया तो प्राची अपने कमरे से निकली। उसने उसको धक्का दिया और तेजी से बाहर लिफ्ट की तरफ भागी। मैम मैम, वह आदमी चिल्लाता रह गया, लेकिन प्राची रुकने के मूड में नहीं थी। वह बाहर ग्राउंड में आ गई और चारों तरफ देखने लगी। अब यहां से बाहर निकलने का रास्ता उसके पास नहीं था। उस आदमी ने मोहित को फोन कर दिया था। मोहित तुरंत पहुंच गया। पूरी तरह से प्राची को ढूंढा जाने लगा, क्योंकि मोहित को देखकर एक पेड़ की आड़ में हो गई थी। पर कितनी देर तक वहां छिपी रहती। पकड़ी गई। यहां से भागकर तुम कहां जाना चाहती थी? मोहित ने पूछा। मुझे मेरे घर जाना है। बिना पासपोर्ट की तुम वहां चली जाओगी? मोहित ने पूछा। प्राची ने कुछ जवाब नहीं दिया। क्या बोलती? उसका पासपोर्ट तो आने के साथ ही मोहित ने ले लिया था। अब तुम्हें यही रहना है। जितनी आसानी से और शांति से मेरे साथ रहोगी, तुम्हारे लिए आसान होगा। मोहित ने अजीब मुस्कुराहट से कहा। मुझे डैड के पास छोड़ दो। किधर? ऊपर? मोहित ने आसमान की तरफ इशारा किया। प्राची की आंखें हैरत से बाहर होने को आई थीं। मोहित ने आराम से बताया, जैसे किसी और के मरने की खबर दे रहा है, पर प्राची तो फूट फूट कर रो पड़ी थी। एक बार प्राची ने भागने की कोशिश क्या की थी। इसके बाद तो प्राची की जिंदगी नरक हो गई थी। उस पर नजर रखा जाने लगा था। सबसे अलग रोम के इस कमरे में वह बंद रहती थी। कभी कभी वह सोचती थी, उसे जिंदा ही क्यों रखा गया है। हर महीने मोहित खुद आता था, एक पेपर पर उसके सिग्नेचर करवाता था और कुछ भी पूछने पर उसके साथ मारपीट करता था। सिग्नेचर न करने पर उसे भूखा छोड़ देता था। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें उसने बंद रखा है। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। तुम आजकल की लड़कियां सास के पास से निकलकर सोचती हो कि अपनी जिंदगी जी लोगी, पर समझ में आता है कि कितना मुश्किल है। आने दो मोहित को, मैं उसकी खबर लेती हूं। एक दिन शकुंतला जी आई और उन्होंने प्राची से खूब बनावटी ममता दिखाई और उसे अपने साथ देने से लेकर वेनिस आ गई। यहां आने के बाद उसकी जिंदगी नौकर की तरह हो गई थी, लेकिन इतना तो संतोष था कि वह इंसानों के चेहरे देख रही है, वरना पिछले 1.5 साल से तो उसे इंसान के चेहरे भी नहीं दिखे थे। शकुंतला जी ने मोहित को बुलवाया और उसे प्राची से माफी मांगने को कहा। मोहित ने प्राची से माफी मांगी और फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का भरोसा दिया। प्राची के पास कोई रास्ता नहीं था। अगर सबकी बात मानने से जिंदगी कुछ आसान हो जाती है तो यही करके देखना चाहिए। क्या पता मुझे कोई ऐसा मौका मिले कि मैं वापस अपने देश चली जाऊं। इतना तो फाइनल है कि यहां से लड़ झगड़ कर मैं नहीं निकल सकती। यही सोचकर प्राची ने ऊपरी मन से मोहित को माफ किया। जैसे ही आरुष के होने की खबर आई, घर परिवार से लेकर मोहित का व्यवहार बदल गया। न जाने कितने सालों के बाद मोहित ने उसके परिवार वालों से उसकी बात करवाई थी। प्राची का परिवार बढ़ने वाला है। यह खबर सुनकर उसके मम्मी पापा सब खुश हुए। क्या इतने दिनों तक आपको मेरी याद नहीं आई? प्राची ने हल्के से पूछा। दिल में एक डर था कि अगर कुछ बोलेगी तो मोहित उसके ऊपर झपट जाएगा और फोन भी छीन लेगा। मम्मी ने बताया कि दामाद जी तो हमेशा फोन करते थे और तेरी खोज खबर मिल जाती थी। तुम ही अपने काम में इतनी व्यस्त थीं कि फोन नहीं कर पाती थी। चल अच्छा हुआ, तूने अपने परिवार के बारे में तो सोचा। दामाद जी ने तो तेरी सबसे छोटी वाली बहन की शादी में भी तेरी तरफ से खूब अच्छा गिफ्ट भेजा और पैसे भी दिए। प्राची चुपचाप फोन कान से लगाए मोहित का चेहरा देख रही थी। इस इंसान में तो पहले ही उसके घर वालों को आईने में उतार रखा था।
पर अब तो वह आईना भी तोड़ दिया था, जिससे कि वह बाहर आ सकते थे। इधर माँ फोन पर हिदायत दे रही थी कि सबकी बात मानना, अच्छे से रहना, अपने व्यवहार से सबका दिल जीतना। क्या बताती माँ को कि अब दिल था ही नहीं, तो हारना और जितना क्या था। आरुष जब तक होने वाला था, मोहित और शकुंतला देवी उसे पर लगातार दबाव बनाने के बाद भी उसका अच्छे से ध्यान रखते थे। प्राची के दिल में एक उम्मीद जगी थी कि शायद बच्चों के आने के बाद बहुत कुछ सही हो जाएगा, लेकिन यह भी भरोसा छनक से टूटा था। जब आरुष के 6 महीने के होते ही मोहित ने उसके सामने पेपर रखे कि वह आरुष को उसे दे दे। और मैं कहाँ जाऊंगी? प्राची ने पूछा। तुम इसी घर में रहोगी, पर बच्चे की मां नहीं, मेड बनकर। और उस दिन प्राची के सामने सबकी असली सामने आई थी। प्राची की ससुर ने अपनी वसीयत में मोहित के साथ साथ प्राची को भी हिस्सेदार बनाया था। बच्चे के होने के बाद अगर यह अलग होते हैं, तब भी बच्चा जिसके पास रहेगा उसके पास 18% शेयर रहेंगे। उन्होंने तो अपनी वसीयत में एक लाइन साफ लिखी थी कि मुझे तो पूरा विश्वास है कि प्राची कभी भी मोहित का साथ नहीं छोड़ेगी। वह हमारे देश की मिट्टी है और मोहित अपनी इच्छा से कभी भी प्राची को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर वह उसे छोड़ देगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। वसीयत की शर्तों को बताते हुए मोहित राक्षसों की तरह हंसा था और पहली बार उसने हेलेना को सामने किया। ये बनेगी मेरे बच्चे की सौतेली मां। तुमको क्या लगता है कि मैंने तुम्हें इतना प्यार का ट्रीटमेंट क्यों दिया? रोम में क्यों इतना बंद करके रखा? तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारे ऊपर मेरे बॉस का दिल आ गया था, जिसने तुम्हारी एक झलक देखी थी। पर मैं ऐसा नहीं हूं। जिस औरत से मुझे मेरा बच्चा चाहिए, उसे मैं बांट नहीं सकता था। पर अब मेरे पास से यह कंडीशन भी नहीं है। मुझे मेरा बच्चा मिल गया। अगर तुमने मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें अपने माफिया बॉस के पास छोड़ दूंगा। फिर तुम समझ लेना कि तुम्हारा क्या होगा। आज प्राची को समझ में आया था कि अब तक तो वह झेल रही थी, वह केवल ट्रेलर था। पिक्चर तो अब शुरू हुई थी। अपनी जिंदगी का संघर्ष कम नहीं था, पर अब तो अपने बच्चे की अस्तित्व के लिए उसे लड़ना था। मैं तुम्हें आरुष को किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी, चाहे जो कर लो। ये एक मां का चैलेंज है तुमको। पहली बार प्राची ने मोहित की आंखों में आंख डालकर जवाब दिया। उसके इस रंग पर तो मोहित दंग रह गया था और पूरा परिवार सन्न। आखिर किसके बल पर यह इतना कूद रही है? ननदों ने नाक पर से मक्खी उड़ाई थी, पर शायद उन लोगों को पता नहीं था। ऐसे ही नहीं हम मां को पूजते हैं। एक हिंदुस्तानी मां जरूरत पर अपने बच्चों के लिए दुर्गा और काली बन जाती है। मैंने आजाद कर दिया हर वो रिश्ता, हर वो इंसान जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ था। अब तो जीना है सिर्फ मुझको तेरे संग यारा। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।